नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के नए कार्यक्रम व्याख्या में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको कुछ ऐसी जानकारियों से रूबरू कराना है जो यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते के रविवार को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा की तैयारी को धार देने में सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है संविधान का मूलभूत ढांचा। दोस्तों, मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने एक घर बनाया था। उस घर के कायदे कानून वो तय करके गए थे। उनके बाद उस घर के लिए नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की है। अब अगर आपके पेरेंट्स नियमों में इस हद तक बदलाव कर दें कि घर की मूल परंपरा का एसेंस ही खत्म हो जाए, तो क्या आने वाली पीढ़ियां कभी जान पाएंगी कि घर की मूल भावना क्या थी? कहने का मतलब ये कि बदलाव उस हद तक हो जहां चीजें अपनी मूल भावना में रह सकें। अब इसको भारतीय संविधान से जोड़कर देखते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के हाथों में दी थी। संविधान को तैयार भी कुछ इस तरह किया गया है कि उसे लचीला यानी फ्लेक्सिबल और कठोर यानी रिजिड दोनों की श्रेणी में रखा जा सके। लचीले संविधान से मतलब एक ऐसे संविधान से है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। वहीं कठोर संविधान में संशोधन के लिए एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान में दोनों तरह की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। लेकिन क्या हो अगर संसद संविधान में संशोधन करके उसकी मूल भावना में ही बदलाव कर दे? बस यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की। संविधान के मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। यह हमारे संविधान की खूबसूरती है कि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। वहीं उस संशोधन की समीक्षा यानी रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि संविधान की गार्जियन के तौर पर जाना जाता है। जानने की बात यह है कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। यह जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है, जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं। मसलन संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि इसके हिस्से हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की कहानी पर वापस आते हैं। हम वापस देश की आजादी के समय चलते हैं। देश आजाद हुआ तो उसके सामने तरह तरह की समस्याएं मौजूद थीं। इनमें गरीबी और उससे उपजी असमानता सरकार के लिए चिंता का विषय था। ब्रिटिशर्स की देन जमींदारी प्रथा के चलते खेती किसानी की बड़ी जमीनें जमींदारों के कब्जे में थी। गरीब किसान उनकी भूमि पर मजदूर भर थे या कुछ छोटे किसानों के पास जमीन के कुछ टुकड़े थे। इन परिस्थितियों में सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने थे जो भूमिहीन मजदूरों को जमीन दिलवा सके, जमींदारों की बड़ी जमीनों को सीमित किया जा सके। लेकिन सामने चुनौती थी मूल अधिकारों की। गौरतलब है कि पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों का हिस्सा हुआ करता था। इन परिस्थितियों के मद्देनजर देश में समानता लाने के लिहाज से भारतीय संसद ने पहला संविधान संशोधन 1951 किया। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। इसके मुताबिक राज्य सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के एडवांसमेंट यानी उत्थान के लिए प्रावधान कर सकेगा। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में संशोधन किए गए। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई
जिसने संसद को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी दी। इस तरह पहले संविधान संशोधन से सामाजिक न्याय लाने के लिए जमींदारी कानून को खत्म करने की संवैधानिक वैधता हासिल हो गई। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की संविधान में क्या स्थिति है। दोस्तों, पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई। इसमें मौलिक अधिकारों को सीमित करने को लेकर मामला उठाया गया। उनके मुताबिक क्योंकि अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा है कि मूल अधिकारों को कम करने वाली कोई भी विधि उतनी मात्रा में खारिज हो जाएंगी जितनी मात्रा में वे मूल अधिकारों का हनन करती हैं। इसीलिए अनुच्छेद 368 के आधार पर किए गए संशोधन को असंवैधानिक माना जाना चाहिए। माने भले ही संविधान संशोधन के जरिए फंडामेंटल राइट सीमित हों, लेकिन अल्टीमेटली उसे भी एक कानून माना जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का जिक्र है, संविधान संशोधन का नहीं। निर्णय भारत सरकार के पक्ष में गया। ऐसा माना जाता है कि वो पंडित नेहरू की सरकार का दौर था और दुनिया भर में एक मजबूत सरकार के सामने जुडिशरी कमजोर दिखाई पड़ती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए वर्डिक्ट पर कायम रहा। लेकिन फिर आया 1967 का दौर। सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। जैसा कि हमने पहले बताया कि मजबूत सरकार के सामने जुडिशरी कमजोर होती है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। इस बदली परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 से मुक्त नहीं है और संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। इस फैसले को बदलने के लिए संविधान में 24वां संशोधन किया गया। 24वें संविधान संशोधन में संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों में संशोधन किया। इसके मुताबिक संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित या किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत लॉ नहीं माना जाएगा। इस तरह गोलकनाथ मामले से पहले वाली स्थिति कायम हो गई। फिर आया साल 1973, जिसने भारतीय संविधान के इतिहास को एक ऐसा फैसला दिया जिससे भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सामने आया। इस मामले में केरल के मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 के तहत अधिग्रहण यानी एक्विजिशन कर लिया गया था। इन कानून को 29वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। इस मामले पर 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के अपने फैसले को पलट दिया। माने सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। बाद में मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना, जिसे संसद ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए लगभग खत्म कर दिया था। 42वें संविधान संशोधन को
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साल 1981 के वामन राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए सभी संविधान संशोधनों पर लागू कर दिया। बाद में कोर्ट के कई फैसलों के जरिए मूल ढांचे में क्या शामिल है, यह लगातार बताया जाता रहा है। अब नोट करते हैं आज का सवाल। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो दोस्तों, यह था संविधान का मूलभूत ढांचा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।